हेलो गाइस। आई होप आप सब लोग जिसकी प्रीलिम अच्छी गई होगी वो मेंस की तैयारी में लग रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट 18 और इन यूपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन भी मिलता रहता है, तो इसलिए सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। देखिए, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, माइनॉरिटीज के बारे में पूछा गया है कि संविधान में है कि नहीं। तो देखिए, पहला क्या है कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है कि संविधान के अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और प्रशासित कर सकता है और उस राज्य से अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है, ये बताना है। तो पहला कथन, कथन दो, एक और दो, न ही एक और न ही दो, ठीक है। तो बताइए कौन सा आंसर सही है। चलिए देखते हैं। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है। आइए अब देख लेते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का माइनॉरिटीज का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब क्या है कि आर्टिकल 29 के अनुसार क्या बताता है कि राज्य के किसी भी अनुभाग में रहने वाले नागरिक को अपनी भाषा, बोली, लिपि अथवा उसका कल्चर उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। यही तो हमारे भारत की विशेषता है, ठीक है। तो अपने समाज को मतलब अपने कल्चर को, भाषा, उसकी धर्म, उसकी संस्कृति को एकदम सेफ रखने का, उसको प्रोटेक्शन करने का अधिकार है, राइट है उसको, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले या उससे सहायता प्राप्त संस्थानों में केवल भाषा, जाति, धर्म और कल्चर के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। ये भेदभाव राज्य नहीं कर सकती कि आप इस जाति से आ रहे हैं, आप इस कल्चर से आ रहे हैं, तो उस तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा या फिर आपको एंट्री नहीं होगी। तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। सबको राइट टू इक्वल, मतलब सबको समान जानने, मतलब उसको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अब आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक हो या भाषाई, ठीक है, उसके वर्गों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा, ठीक है। और राज्य ऐसे संस्थानों को आर्थिक सहायता देने में भी किसी भी तरह का विभेद नहीं कर सकता है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसलिए दोनों के दोनों अपने कथन सही है। देखिए, ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है कि देखिए, आर्टिकल 29 भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, ठीक है, आपका हो गया ये। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है, ठीक है। माइनॉरिटीज को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि आर्टिकल 32 के संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। देखिए क्या कहता है आर्टिकल 32 कि उसका उद्देश्य, आर्टिकल 32 का उद्देश्य क्या है कि मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ, संक्षेप और उपचारों की व्यवस्था है, ठीक है। अब क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अधिकारों की रक्षा करने के लिए निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसमें उसको कुछ आदेश करने का अधिकार है, ये आर्टिकल 32 कहता है, ठीक है। देखिए कितना डीपली आपको मतलब कंटेंट आपका लिया है, ठीक है। सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 1992 में क्या था कि उस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अपने समुदाय के विद्यार्थियों के लिए मैक्सिमम 50% तक स्थान आरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। और टीएम पाई फाउंडेशन 2003 के मामले में इसी निर्णय को परिवर्तन करते हुए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के बारे में
ये निर्णय दिया। क्या दिया कि पहला कि भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक है उसका निर्धारण राज्य के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। और आर्टिकल 13 क्या है कि उसके अधीन अल्पसंख्यक के अधिकार में तकनीकी संस्थाएं भी आती है। तीसरा क्या है कि उसकी शिक्षण संस्थाओं यानी कि सरकारी सहायता प्राप्त जो शिक्षण संस्था है अल्पसंख्यकों की उसके बारे में न्यायालय ने क्या कहा कि इनमें 50% भर्ती सभी वर्गों के लिए खुली होगी और योग्यता के आधार पर भरी जाएगी। जबकि 50% भर्ती अपने संप्रदाय से संस्थान आरक्षित कर सकता है, अपने संस्थान से आरक्षित कर सकता है संप्रदाय से। ठीक है। लेकिन इनमें भी भर्ती का आधार योग्यता होगा। ठीक है। उसमें भी क्वालिटी चाहिए यानी कि स्किल चाहिए। और चौथा क्या है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं जिस गैर सरकारी सहायता प्राप्त है वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं में राज्य केवल शैक्षणिक योग्यता आदि निर्धारित कर सकता है। तो ये आप एक बार ये 2 बार पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फूड सिक्योरिटी के बारे में, नेशनल फूड सिक्योरिटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा क्या है कि गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तथा प्रसव के 6 महीने के उपरांत भोजन के अतिरिक्त 6,000 रुपए मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो एक दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। ठीक है। देखिए दो, इसमें क्या है कि एलिमिनेशन बेहतर तो नहीं पर ये आपको पता होना चाहिए। अगर एक भी मतलब एक ही दो वर्ड का यूपीएससी फेरबदल करती है, देखिए आपको पता चल जाएगा। देखिए इसका आंसर है ए, यानी कि पहला कथन सही नहीं है। अब देखिए आपको पता चलेगा। देखिए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 में अधिसूचित किया था कि अधिनियम का उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को उसकी वहनीय कीमत पर उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना है। यहाँ का बोला गया, देखिए उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा निःशुल्क, निःशुल्क नहीं है, मुफ्त में नहीं बांटती है। ठीक है। पर क्या है कि वहनीय कीमत पर, अफोर्डेबल कीमत पर उसको अवेलेबल कराना है। देखिए इस अधिनियम में क्या है कि 75% रूरल और 50% जो अर्बन आबादी को कवर करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें क्या है कि चावल, गेहूं और मोटे अनाज 3-2-1 रुपए के, यानी कि चावल 3, गेहूं 2 और मोटे मोटे अनाज 1 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर 1 महीने में 5 किलो प्रति व्यक्ति को देने का हकदार है, वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अब इस अधिनियम में क्या है कि महिला और बच्चे हैं उसको सहायता उपलब्ध कराने के विशेष ध्यान दिया गया है। क्यों? देखिए गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान प्रसव के 6 महीने उपरांत भोजन के अतिरिक्त कम से कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ मिलेगा। 6,000 रुपए उसको सरकार देगी। ठीक है। उसको मातृत्व लाभ मिलेगा। ठीक है। और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार है। 14 वर्ष की आयु के बच्चे, देखिए ये है ना 14 वर्ष की आयु के बच्चे, फिर 6,000 रुपए 5 kg प्रति व्यक्ति, ये सब पूरा फैक्चुअल है। इसमें फेरबदली करके आपका क्वेश्चन सही या गलत यूपीएससी कर सकती है। तो ठीक है, ये थोड़ा फैक्ट याद रखिए। फिर क्या है 75% ग्रामीण और 50% शहरी, इसमें भी देखिए फेरबदल कैसे कि 50% रूरल कर दिया और 65% अर्बन कर दिया। तो ये याद रखने का है। ठीक है। अब क्या है, देखिए खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, ये तो कुछ नहीं, तो ये याद रख लीजिएगा थोड़ा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए
पीएम के बारे में पूछा गया। पीएम क्या है? पर्टिकुलर मेटल। ठीक है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए इसके बारे में पूरा जानेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए पीएम 2.5 वायुमंडलीय कण है जिसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है और पीएम 2.5 की तुलना 2.5 की तुलना पीएम 10 से अधिक हानिकारक है। तो बताइए कौन सा कथन सही है? कथन एक, दो, एक और दो और नहीं, एक और नहीं, दो। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन सही है। अब भाई देखिए सीपीसीबी यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अब क्या है कि लॉकडाउन के चलते पीएम 2.5 में 46 और पीएम 10 में 50% की कमी देखी गई है। ये तो सीधी सी बात है कि प्रदूषण ही कम हुआ होगा क्योंकि वाहन वगैरह सब कम चले होंगे, तो CO2 का उत्सर्जन भी कम हुआ होगा, तो ऑब्वियसली कि पोल्यूशन भी कम हुआ होगा। देखिए पीएम 2.5 तथा पीएम 10 अब क्रमशः अस्वास्थ्यकर व खतरनाक श्रेणियों के विपरीत अच्छी व संतोषजनक श्रेणियों में आ गए हैं। ठीक है, अब क्या है कि पीएम 2.5 उन वायुमंडलीय कणों के पदार्थ को संदर्भित करता है जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। ठीक है, जो मानव बाल के व्यास का लगभग 3% है। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है और पीएम 10 समकक्षों से भी छोटे होते हैं। ठीक है, ये देखिए अब आगे देखते हैं इसका। देखिए ये अब आपको समझ आएगा कि पर्टिकुलर मैटर पहले होता क्या है। देखिए PM1 तो इसका क्या है, इसका आकार 1 माइक्रोमीटर से कम होता है, छोटे पार्टिकल होते हैं, खतरनाक होते हैं। देखिए ठीक है, और इसका कण कहाँ मतलब नुकसान पहुंचाता है? देखिए सांस के द्वारा शरीर के अंदर पहुंचकर रक्त कणिकाओं में मिल जाते हैं। इसे पर्टिकुलर सैंपलर से मापा जाता है। अब PM 2.5 क्या होता है? इसका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, PM 2.5 उसको बोलते हैं। ये आसानी से सांस के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर गले में खाराश, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और जकड़न पैदा करते हैं। इन्हें एम्बिएंट फाइन डस्ट सैंपलर PM 2.5 से मापते हैं। अब PM 10 क्या होता है? देखिए रिस्पायरेबल पार्टिकुलर मैटर का आकार 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये भी शरीर के अंदर पहुंचकर बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, what are the health risk of particulate matter? ये particulate matter poses a serious health risk because it can travel into the respiratory tract, अपने जो श्वास है ना, उत्सर्जन क्रिया उसमें, ठीक है, पहुंचते हैं। तो PM 2.5 is especially dangerous because it can penetrate deep into the lungs and sometimes even into the blood stream। अब क्या क्या हेल्थ में इफेक्ट करते हैं? तो डिक्रीज लंग फंक्शंस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, कार्डियक एंथेसिमास और हार्ट अटैक। ठीक है, तो ये अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके साथ। ये पढ़ लीजिएगा एक बार और ये भी पढ़ लीजिएगा। अब आइए पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है कि ये सिंड्रोम रोगी में केवल मानसिक असंतुलन को उत्पन्न करता है और दूसरा क्या है कि इस सिंड्रोम के कारण रोगी को दी जाने वाली ये नींद की दवा है। तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो बताइए कौन सा आंसर सही नहीं है? देखिए पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। देखिए कोविड-19 के कारण क्या हुआ था? कोविड-19 में जो आईसीयू में जो लोग भर्ती थे उसमें से कई रोगियों में जो पेशेंट होते हैं उसमें संक्रमण से ठीक होने के बाद पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम की समस्या देखी गई है। देखिए होता क्या है ये कि इस सिंड्रोम से जो ग्रसित लोग थे उसकी क्या होता है कि मानसिक के साथ
कुछ शारीरिक और वैचारिक गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे रोगियों को चलने फिरने में परेशानी होती है। ये है मेन इसका जो होता है ना सिंड्रोम, पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम, तो ये होता है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक विकलांगता किसी व्यक्ति में अवसाद, चिंता एवं अभिघात के बाद तनाव विकार के रूप में उत्पन्न हो सकती है। ये क्या है कि मनोवैज्ञानिक विकलांगता कोई कोई भी व्यक्ति में चिंता उत्पन्न कर सकती है। यदि कोई रोगी बहुत दिनों तक कृत्रिम श्वास प्रणाली यानी कि वेंटिलेटर, कृत्रिम श्वास जो देते हैं ना, उसके सहारे रहता है तो उसको सेप्सिस हो जाता है। ठीक है। अब क्या है, कृत्रिम श्वास प्रणाली पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो 33% रोगियों की मांसपेशियां उसकी दुर्बल हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, और साथ ही कई अंग होते हैं वो निष्क्रिय हो जाती है। तो इसका एक कारण है कि रोगी को दी जाने वाली जो नींद की दवा है ना, इससे बचने के लिए रोगी को नींद की दवा अधिक नहीं देनी चाहिए। ठीक है, नींद की दवा अधिक नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसे शीघ्र से शीघ्र चलने फिरने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये है इसका रीजन। देखिए, पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम क्या है। देखिए, बोला गया कि शारीरिक, वैचारिक, मानसिकता में गिरावट देखने को मिलती है, कमजोरी, ठीक है, चलने फिरने में भी परेशानी होती है, चिंता, तनाव, विकार उसके रूप में उत्पन्न हो सकती है। अब इसके लक्षण क्या है। सर्वाधिक लक्षण दुर्बलता होती है, थकान, चलने फिरने में कष्ट, ये सब, अनिद्रा, नींद ना आना। ठीक है। देखिए क्या बताया कि गौरतलब तो है कि उपरोक्त लक्षण स्वास्थ्य लाभ के पश्चात कुछ महीने या कुछ वर्ष तक रोगी में मौजूद रहते हैं। तो ये इस कारण जो पहले समझाया था ना वही है ये सब। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वाभिमान आंचल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है कि स्वाभिमान आंचल गांधीनगर गुजरात में अवस्थित एक गांव है। दूसरा क्या है कि यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो बताया गया कौन सा कथन सही नहीं है। केवल एक, दो, तीसरा क्या, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। देखिए ऑप्शन ए गलत है, तो कहां पर है भाई, तो ओडिशा में है, गांधीनगर के गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में नहीं है, पर ओडिशा के मलकानगिरी जिले में अवस्थित एक गांव है जो नक्सल से प्रभावित आदिवासी बहुल क्षेत्र है। देखिए चर्चा में क्यों है कि हाल ही में हुई एक जांच से पता चला है कि ओडिशा के सैकड़ों आदिवासी परिवार फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं से अभी भी वंचित है, अभी भी वंचित है ओडिशा में। ओडिशा में कहा, मलकानगिरी जिले में। ठीक है। तो ये इस कारण से समाचारों में रहा है। देखिए ओडिशा, देखिए ओडिशा का मैं भी आया, आपका भी जियोग्राफी को जोड़े तो ये आपका ओडिशा मतलब कहाँ है, कौन सी मतलब कौन से स्टेट है वहाँ उसकी बॉर्डर टच करती है। तो देखिए कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल है, झारखंड, छत्तीसगढ़ देख रहे हैं ना, तेलंगाना। ठीक है। और ये रहा बे ऑफ बंगाल। ठीक है। अब ओडिशा की कैपिटल क्या है, वो भी है भुवनेश्वर। आपका पीसीएस का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विश्व बैंक द्वारा जारी की गई हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड बैंक द्वारा। देखिए बीटन और ब्रोकन, विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं। दूसरा क्या है, लॉग एंड डिफिकल्ट एसेंट। और चौथा क्या है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आपको पता होना चाहिए, फुल करंट का क्वेश्चन हो जाता है कि विश्व बैंक ने हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये इसका सही आंसर, देखिए बीटन और ब्रोकन। आइए, ठीक है, ब्रिटेन और ब्रोकन इनफॉर्मेलिटी एंड कोविड-19 इन साउथ एशिया नामक। देखिए इतना तो बहुत लंबा नाम हो जाता है, तो आपको क्या है कि ब्रिटेन और ब्रोकन इतना ही याद रखना है। ठीक है। अगर इतना भी पूछा गया तो भी आपको आ जाएगा। देखिए विश्व बैंक द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, किस बारे में है कि बच्चों पर अभी कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या किया गया है कि कोविड-19 के कारण जो स्कूल बंद होने के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। स्कूल बंद की गई तो उसके प्रभाव में मतलब क्या क्या मिला है। देखिए आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक
सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2020 के माध्यम से जारी की गई है। देखिए ये रिपोर्ट है विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 में जारी की गई है। अब इसमें क्या है, यूएन ने इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। देखिए दूसरा कथन गए इसलिए गलत है, और ये है जो लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एसेंट, देखिए ये आईएमएफ द्वारा जारी है। ठीक है, इसमें क्या है कि कोविड के बाद अगले वर्ष व्यवस्था में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, और केवल चीन ही इस व्यवस्था में तेजी आने के बाद की गई, मतलब चीन में ही तेजी आएगी अगले वर्ष कोविड-19 के बाद। ठीक है, तो ये रही आपका क्वेश्चन। देखिए वर्ल्ड बैंक, देखिए वर्ल्ड बैंक आया था ना, वर्ल्ड बैंक, तो ये आपका बेसिक हो गया कि वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that provides loans and grants to the government of low and middle income countries for the purpose of purchasing capital projects। ठीक है, लोन देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन, ग्रांट देता है गवर्नमेंट लो एंड मिडिल इनकम कंट्री, लो जो मिडिल इनकम कंट्री से लो इनकम कंट्री, मतलब कि अपनी इंडिया हो गई, फिर लो इनकम कंट्री अफ्रीका की हो गई, तो उसको कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए फंड उपलब्ध कराता है, फंड देता है, लोन देता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर तो वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और 1944 को फाउंड की गई थी। ठीक है, और इसके फाउंडर्स कौन है, जॉन मेनार्ड केन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एडीबी के बारे में पूछा गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ, फिलीपाइंस में है। दूसरा क्या है कि इसके अंतर्गत किसी सदस्य देश के मताधिकार का निर्धारण जो है वो बैंक की अधिकृत पूंजी में उस देश के अंश के आधार पर होता है, मतलब आपका पैसा ज्यादा है तो आपका वोट राइट भी ज्यादा होगा, ऐसा। ठीक है, देखिए केवल एक, दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो, बताए कौन सा आंसर सही है। देखिए दोनों के दोनों आंसर है वो सही है। आइए अब जान लेते हैं। देखिए एडीबी और भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए $270 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, अब एशिया डेवलपमेंट बैंक 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला के फिलीपींस में स्थित है। और एशिया विकास बैंक जो विश्व बैंक की तर्ज पर स्थापित किया गया है, विश्व बैंक जैसा ही है। ठीक है, इसमें क्या है कि विश्व बैंक के समान ही पारित मतदान प्रणाली है, जिसमें किसी सदस्य देश के मताधिकार का निर्धारण बैंक की अधिकृत पूंजी में उस देश के अंश के आधार पर निर्माता है। मैंने बोला ना, मतलब वर्ल्ड बैंक में भी ऐसा ही है जैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मतलब दोनों में सेम ही है कि आपका जितना मतलब पैसा ज्यादा उसमें जिस देश का, उसको वोटिंग राइट उसका ज्यादा। जैसे कि अमेरिका में है, अमेरिका में वर्ल्ड बैंक में भी मतलब दबदबा है, तो इस हिसाब से बोल सकते हैं। देखिए कलादान परियोजना के बारे में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जा रही है, और दूसरा क्या है कि कोलकाता को सीधे सितवे पोर्ट से जोड़ता है। तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, एक, दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। देखिए आंसर देख लेते हैं। देखिए ये आंसर है, यानी कि पहला कथन ये गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, अब आइए देखिए क्या है कि हाल ही में चीन के ऋण जाल कूटनीति यानी कि चाइना डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के कारण कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट चर्चा में है। क्यों है, देखिए कहां पर है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है वो भारत और म्यांमार के बीच है, ना कि भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट परियोजना है।
ठीक है। अब इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर से जुड़ने के लिए सिलीगुड़ी में चिकन नेक पर निर्भरता को कम करना है। चिकन नेक की जो निर्भरता है ये देखेंगे आगे कि चिकन नेक भी क्या है, सिलीगुड़ी गलियारा भी कहाँ है, ठीक है। इस ऐसे सबको जोड़ना चाहिए, सब एक ही टॉपिक को सब सब्जेक्ट के जोड़कर आप देखेंगे वही आपका मतलब प्रीलिम्स अच्छा होगा, ठीक है। देखिए कोलकाता को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ता है, साथ ही यह कोलकाता से मिजोरम की दूरी 1000 किलोमीटर दूरी तक को भी कम करता है। देखिए ये रहा, देखिए कहाँ ये अपना इंडिया, देखिए कोलकाता, यहाँ से सितवे, ठीक है। अब रिवर यहाँ पर कौन से है, हुगली रिवर, और यहाँ से सीधा आते हैं कालाधन रिवर, ये कहा म्यांमार में कालाधन रिवर, ठीक है। देखिए कोलकाता से एजवाल, ठीक है, यहाँ से सीधा यहाँ, तो ये अंतर अपना कट गया। देखिए यहाँ से यहाँ से मिजोरम से जाते म्यांमार आने पड़ता है, इससे अच्छा सीधा ही बे ऑफ बंगाल से रास्ता बना दिया। देखिए चिकन ने ये देखिए ये जो इतना सा पोर्शन है ना, इसको क्रॉस करने में मतलब कौन से चिकन ने क्या है, पहले देखिए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन तीनों के बीच में जो ये गलियारा पड़ता है ना, वो है चिकन नेक, मतलब बोलते हैं ना मुर्गी के गले जैसा ही, देखिए ये शेप ऐसा ही है, ठीक है। तो ये है चिकन नेक, तो यहाँ से घूम के नहीं जाना पड़ेगा, ये रास्ता पूरा लंबा कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सीधा यहाँ पर, ठीक है, और इससे मिजोरम जो बोला था ना, मिजोरम देखिए कहाँ है, देखिए कोलकाता से मिजोरम की दूरी को 1000 किलोमीटर तक कम करता है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हर घर जल ये किस राज्य की पहल है, हर घर जल, तो क्या केरल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या फिर गोवा। तो बताइए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए गोवा इसका सही आंसर है। देखिए हाल ही में गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य यानी कि हर घर में जल राज्य बन गया है, तो मतलब हर एक राज्य को इससे थोड़ी मतलब सीख लेनी चाहिए। पानी क्या है, पानी मतलब आपकी नेसेसरी जो मतलब कंटेन नीड है, ठीक है। तो ये मतलब सरकार की फर्ज बनती है कि कोई भी गांव हो या शहर हो या फिर कोई भी परिवार में पानी सबको मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए राज्य में हर ग्रामीण घर में नल द्वारा जल कनेक्शन दिया गया है और राज्य में 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को यह सुविधा प्रदान की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एपीजी के बारे में। एपीजी माने एशिया प्रथम प्रशांत समूह, ठीक है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1997 में इसकी स्थापना बैंकॉक में हुई थी, और दूसरा क्या है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग पर एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, एक दो, एक और दो, और ना ही एक और ना ही दो। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। आइए अब देख लेते हैं। देखिए हाल ही में एशिया पैसिफिक ग्रुप द्वारा पाकिस्तान के पारस्परिक मूल्यांकन पर पहली फॉलो अप रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। इसमें क्या है कि एपीजी की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका बेस हो गया। देखिए 1997 बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी निकाय है जो वित्तीय कार्यवाही जो एफएटीएफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके समान ही है, ठीक है। तो ये भी मनी लॉन्ड्रिंग के मतलब उसके लिए बनाई गई है एपीजी। देखिए इसके सदस्य मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध, आतंकवाद के वित्त पोषण, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार हेतु न्यूक्लियर, फिर बायो न्यूक्लियर, ठीक है, उसके प्रसार हेतु वित्त पोषण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मानकों को लागू करने हेतु प्रतिबद्ध है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए एपीजी हो गया। देखिए देखिए 1997 में फॉर्मेशन हुआ था। देखिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पर्पस क्या है कि कॉम्बैट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना। अब लोकेशन कहाँ है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में,
इसका सेक्रेटरिएट यानी कि हेडक्वार्टर वहां पर है। ठीक है, और मेंबरशिप कितने मेंबर 41 और लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का डिस्कशन। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर और इसी तरह सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।